तो डेरिवेशन हो गया था, फार्मूले दो निकाले थे ना। श्रेणी में जुड़े दो ऊष्मीय चालकों का तुल्य ऊष्मीय चालकता गुणांक के इक्वल टू पहला फार्मूला क्या आया था, L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2, ये पहला आया था। और अगर लंबाई दोनों की बराबर हो, यानी दोनों चालक की लंबाई बराबर हो, तो के इक्वल टू क्या आया था, 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2 आया था। ये हमारे पास अगर दो चालक है, ऊष्मीय चालक है, और उनका संयुक्त क्या निकालना है, ऊष्मीय चालकता गुणांक निकालना है, तो इन दोनों फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जहाँ L1 L2 क्या है, उस चालक की लंबाई है, और K1 K2 क्या है, प्रत्येक के ऊष्मीय चालकता गुणांक अलग अलग, ठीक है ना। और ये K क्या है, संयुक्त चालक का ऊष्मीय चालकता गुणांक हो जाएगा। यहाँ तक हम लिखवा दिए थे। और देखो, हाँ ये तो हो गया था, लिखवा दिए थे। आप हेडिंग डालना अगली, उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता, नहीं एक ही हेडिंग डालना, उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता। देखो, कोई मान लो पृष्ठ है, कोई क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल हो, ठीक ना, एकांक कोई क्षेत्रफल हो, और उससे एक सेकंड में उत्सर्जित, एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, ठीक ना, ऊष्मीय विकिरण की मात्रा एकांक क्षेत्रफल द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता किसी वस्तु की, ठीक ना। किसी वस्तु, कोई वस्तु होगी और उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, और उसके एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। अब ये वस्तु है और इसका कोई क्षेत्रफल है, ये बहुत इसका अलग क्षेत्रफल है। अब इसका कितना क्षेत्रफल ले लें, एकांक क्षेत्रफल ले लें, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कोई क्षेत्रफल ले लें, और इसके एक सेकंड में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा जितनी होगी वही क्या कहलाएगी, इसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। समझ में आएगी ये बात ना। तो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, और समय क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। एकांक क्षेत्रफल द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण या ऊष्मीय विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है, उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता। उस पृष्ठ की क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। अब ये पूरा पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ये मान ले रहे हैं एकांक है, और एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितनी ऊष्मा विकिरण उत्पन्न हो रही, निकल रही है, वही क्या कहलाएगी, उत्सर्जन क्षमता। क्या कहलाएगी, उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। समझ में आ गई बात ना। तो क्षेत्रफल कितना लेते हैं, एकांक लेते हैं, और समय 1 सेकंड लेते हैं, और 1 सेकंड में जितनी विकिरण उत्सर्जित होती है वही उस पृष्ठ की क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, समय 1 सेकंड या एकांक होना चाहिए। तो 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा या जितना विकिरण उत्सर्जित होगी वही क्या कहलाएगी, उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। लिख लो, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से, स्मॉल ई लिख लेना। हो गया।
तो देखो यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल क्या है, एकांक। एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड या 1 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। समझ में आ गई बात ना। किसी पृष्ठ की क्या कहलाएगी, उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। यानी विकिरण अधिक निकलेगी तो उसकी उत्सर्जन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, और विकिरण कम निकलेगी तो उत्सर्जन क्षमता कम होगी। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड। है सही था। कैलकुलेशन में विश्वास रहता है किताब पे विश्वास हट सकता है, लेकिन कैलकुलेशन अगर सही किए तो उस पर विश्वास रहता है कि सही होगा। ये मिलाई थी। तो अब हेडिंग डालना अवशोषण क्षमता। हो गया। अब देखो किसी पृष्ठ द्वारा, ठीक है ना, किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय अंतराल में अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा, अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा, किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा, उसी समय अंतराल में, उसी समय अंतराल में उस पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, अवशोषण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, अवशोषण क्षमता कहलाती है। समझ में आई बात। तो किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी समय में, किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा, किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा, उसी समय में उसी क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित विकिरण की कुल मात्रा का अनुपात अवशोषण। याद हुआ, और याद करा रहे हैं। किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा, किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा, उसी समय अंतराल में उसी क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित विकिरण की कुल मात्रा का अनुपात अवशोषण क्षमता कहलाता है। समझ में आई बात। लिखो एक बार फिर। अभी किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय अंतराल में किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय अंतराल में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय अंतराल में थोड़ा सा गलती बोल दिए हम। उसी समय अंतराल में उस पृष्ठ पर, वो हम थोड़ा सा गलत बताते, चलो कोई बात नहीं, फिर से बता रहे हैं। उसी समय अंतराल में उस पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा, आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को
उस पृष्ठ की अवशोषण क्षमता कहते हैं। क्या गलत बताया, समझ में आया ना? देखो, जैसे ये पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल कुछ है। किसी समय अंतराल में किसी पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा, विकिरण की कुल मात्रा और उसी समय अंतराल में उसी क्षेत्रफल पर आपतित विकिरण ऊर्जा की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? अवशोषण क्षमता। वहाँ पे हम उत्सर्जित कर दिए थे ना, तो वही गलती थी। तो फिर से समझो कि किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय अंतराल में अवशोषित अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा, किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी समय अंतराल में अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा उसी समय अंतराल में उसी क्षेत्रफल द्वारा आपतित विकिरण की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? अवशोषण क्षमता। आपतित और अवशोषित में क्या अंतर है? जैसे ठंडी का मौसम आ गया है तो हम लोग धूप में जाना पसंद करते हैं, ठीक है? तो धूप में जाना पसंद करते हैं तो धूप से विकिरण के माध्यम से हमारे अंदर गर्मी सूर्य की आती है, ठीक है ना? विकिरण के माध्यम, यानी जो तरंगे आती है, तरंगों के माध्यम से हमारे शरीर में क्या आती है? उष्मा आती है, ठीक है ना? अब ये उष्मा आ रही है, हमारे शरीर पर आई, तो जो आई हमारे पास शरीर में आई, ये कौन सी विकिरण होगी? आपतित विकिरण होगी। क्या होगी ये? आपतित विकिरण। जो भी जितने भी विकिरण आ रहे हैं हमारे शरीर पर, वो कौन सी विकिरण हो गई? आपतित विकिरण। और कितना हमने ले लिया, सभी तो लेंगे नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ लौट के जाएंगी, ठीक ना? जैसे हम मान लो किसी कहीं पर टार्च जला रहे हैं, मान लो यहाँ से टार्च जलाएं, तो कुछ प्रकाश क्या होता है? अवशोषित हो जाता है, इसी ले लेता है। जो देते हैं वो आपतित किरण हो गई, और कुछ ले गए अवशोषण हो गया इसमें, लेकिन कुछ लौट के जाती है, ठीक है ना? तो लौट के जा रहे हैं, अभी उसकी बात नहीं है। तो जो ले लिया या अंदर रख लिया उसको क्या कहेंगे? अवशोषित कर लिया। वो क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। और हम जो दिए हैं उसको क्या कहेंगे? आपतित, ठीक है ना? आपतित विकिरण जो है, ये जो दे रहे हैं वो कौन सी विकिरण है? आपतित विकिरण। और जो ये ले लिया वो क्या हो गया? अवशोषित। जैसे सोखता होता है ना, तो सोखता में पानी डालो, सोखता चला जाएगा ना, एक लिमिट आएगी, फिर उसके बाद वो नहीं सोखेगा, तो वो क्या कर? अवशोषित कर रहा पानी को, ठीक है ना? तो वो अवशोषण हो गया, ठीक है ना? उस सोखते द्वारा अवशोषण हो गया। इसी तरह प्रकाश भी, उष्मा भी क्या होती है? अवशोषित होती है। तभी तो हमें तो गर्मी महसूस होती है, उस उष्मा को हम अवशोषित करते हैं। अगर हम अवशोषित नहीं करें तो हमें गर्मी नहीं महसूस होगी। तो जो किरण आई, जो हमारे अंदर चली गई, ठीक है ना, जो उष्मा हम ले लिए, वो कौन सी हो जाएगी? अवशोषित उष्मा, अवशोषित विकिरण हो गई, ठीक है ना? और जो आई है वो कौन सी विकिरण हो जाएगी? आपतित विकिरण। वो कौन सी हो जाएगी? आपतित विकिरण होगी। समझ में आ गई बात ना? अब इसको फिर से समझते हैं कि किसी क्षेत्रफल द्वारा किसी समय अंतराल में अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा उसी समय अंतराल में उसी क्षेत्रफल पर आपतित विकिरण की कुल मात्रा का अनुपात अवशोषण क्षमता कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो और इसे लिख लेना, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, हाँ, स्मॉल ए। और उत्सर्जन क्षमता किससे प्रदर्शित करते थे? ई से, ठीक है ना? हाँ, अब देखो यहाँ पे मात्रक की क्या बात है। मात्रक हो सकता है इसका? मात्रक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे हम क्या बोले, जो आई विकिरण, ठीक है ना, जो अवशोषित हुई वो भी ऊर्जा है, ठीक है ना? जो आई वो क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल, कैलोरी, जूल, कुछ भी हो गया। अब जो आपतित हुई, ठीक है ना, जो आपतित विकिरण हुई वो भी ऊर्जा है, तो वो उसी का अनुपात है ना, तो यानी बटे जूल भी हो जाएगा। तो जूल से कट गया, तो मात्रक नहीं रहेगा, मात्रक नहीं रहेगा, ठीक है ना? अब ये मत लिखना मात्रक क्या है इसका? नहीं। क्या मात्रक? ये मत लिख देना, तो तुम मूर्ख है, कुछ लिख देंगे।
ठीक है ना। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो लिख लो, या मात्रकहीन या बीमाहीन राशि है तो लिख लेना इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो जब मात्रक नहीं तो बीमा कहाँ रहेगी। हो गया। अब हेडिंग डालो आदर्श कृष्ण पिंड। कृष्ण भगवान आ गए यहाँ पे। आदर्श कृष्ण पिंड या आदर्श कृष्णिका। कृष्ण भगवान कैसे थे, सांवले थे कि गोरे थे? सांवले थे ना। तो कृष्ण का मतलब यहाँ काला से लिया गया, ठीक है ना। कृष्ण भगवान अंधेरिया में पैदा हुए थे, ठीक है ना, और काले मतलब सांवले कलर में थे। और सांवला का मतलब कृष्ण को यहाँ पे कृष्णिका का मतलब क्या है, काले से लिया गया है, यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक ना। एक ब्लैक होल होता है वो अलग बात है, ठीक है ना, ब्लैक होल तो अलग ही चीज़ है। यहाँ पे हम बताए थे ना कि एक चम्मच ले लो कितना 10,000 हाथी का बोझ हो जाएगा, और किसी के बैग में ले जाकर रख दो, इतना एक चम्मच ले ब्लैक क्या कहते हैं ब्लैक होल का मिट्टी ले जाकर के किसी एक बैग में रख दो, वो उठा ही नहीं पाएगा, बैग फट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो आदर्श कृष्ण पिंड या आदर्श कृष्णिका ऐसे पिंड होते हैं। कृष्ण का मतलब काले से लिया गया यहाँ पे, ठीक ना, ब्लैक बॉडी। तो ऐसे पिंड होते हैं जो अगर उसको उष्मा दें, ठीक है ना, उसमें विकिरण दें तो पूरा पूरा अवशोषित कर ले, ठीक है ना, वो बाहर जाने ही ना दे। जैसे अगर आप जो है एक काला कपड़ा पहन के धूप में खड़े हो जाओ एक बार, और एक बार एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन के धूप में खड़े हो जाओ, आपको ये महसूस होगा, अगर गर्मी के दिन में हो, गर्मी के दिन में हो तो आपको सफ़ेद रिलैक्स देगा, आराम देगा, और ठंडी में काला वाला आराम देगा, ठीक है ना। ठंडी में कौन सा आराम देगा, काला वाला। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काला कलर जो होता है वो उसमें विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता बहुत प्रबल होती है उसमें, ठीक है ना। जैसे कोयला हो गया, काजल, ठीक है ना, काजल सबसे काला माना जाता है, ठीक है ना। तो काजल हो गया, ये सब क्या है, उष्मा को जितनी अगर उष्मा की विकिरण दे तो लगभग पूरी उष्मा को क्या कर लेते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं। समझ में आई बात ना। तो ये क्या कहलाएंगे, आदर्श कृष्णिका कहलाएंगे। ऐसा एक्चुअल में एकदम 100% आदर्श कृष्णिका कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होता ही है, ठीक है ना। लेकिन हम मान लेते हैं कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आदर्श कृष्णिका के लगभग पास में है। समझ में आई बात ना। तो ऐसे पदार्थ जो उष्मा की पूरी पूरी विकिरण को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, आदर्श कृष्णिका कहेंगे। क्या कहेंगे, आदर्श कृष्णिका कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। आदर्श कृष्णिका या आदर्श कृष्ण पिंड कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो आदर्श कृष्णिका क्या है, ऐसे पदार्थ जो उष्मा विकिरण को पूरी तरह से क्या कर ले, अवशोषित कर ले और लौट कर जाने ना दे, तो ऐसे पिंड या ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, आदर्श कृष्णिका कहेंगे। क्या कहेंगे, आदर्श कृष्णिका कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो लिखना, वह वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, चाहे तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, आदर्श कृष्णिका कहलाती है।
हो गया। तो ऐसे पिंड जो सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो वे पिंड या वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, आदर्श कृष्णिका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आदर्श कृष्णिका कहलाएंगे। समझ में आ गई बात ना। तो जैसे लिखना उस लाइन के नीचे, जैसे कागज प्लेटिनम की कालिख, अरे कागज कर रहे हैं हम, काजल, कागज कर, काजल 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 एक बार बोलते हैं, लगता है वही बोल रहे हैं लेकिन बोलते हैं दूसरा। काजल, प्लेटिनम की कालिख आदि ये वस्तुएं आपतित विकिरण के सभी दृश्य तथा निकट अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और दूर अवरक्त विकिरण को परावर्तित कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। हो गया। तो दृश्य प्रकाश कितने से कितने होता है, 4000 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम, ठीक है ना, या 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम क्या होते हैं, दृश्य प्रकाश होते हैं। समझ में आई बात ना। तो तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है, 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम के बीच की जो प्रकाश, जो विकिरण होती है वो क्या कहलाती है, दृश्य प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है, दृश्य प्रकाश कहलाती है। और जिसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस कलर का होता है, बैगनी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस कलर का होता है, बैगनी का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। समझ में आई बात ना। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। तो यहाँ पे क्या बोले हम, जो निकट अवरक्त है, अवरक्त होती है, एक इंफ्रारेड होती है और एक होती है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना। एक इंफ्रारेड होती है और एक होती है अल्ट्रा वायलेट, और एक दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। देखो ये मान लो विजिबल है, विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश, ठीक है ना, विजिबल हो गया। और यहाँ पे मान लो कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है, तो यहाँ सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन सा कलर होगा, यहाँ पे रेड होगा, लाल होगा, ठीक है ना, लाल होगा। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रकाश आ जाएगा, बैगनी, ठीक है ना, बैगनी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इधर चल रहे हैं, यानी यहाँ तक तो रेड है, लेकिन इसके बाद अगर जाएंगे हम, यानी इससे बड़ी तरंग दैर्घ्य मिलेगी हमें, तो इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, रेड इंफ्रारेड। समझ में आई बात ना। यानी रेड से बाहर अगर आ गए तो क्या हो जाएगी, इंफ्रारेड हो जाएगी। और बैगनी को क्या कहते हैं, वायलेट कहते हैं। और वायलेट से आगे चलेंगे तो क्या कहलाएगी, अल्ट्रा वायलेट। क्या कहलाएगी, अल्ट्रा वायलेट। इधर से बाहर की तरंगे क्या कहलाती हैं, अल्ट्रा वायलेट, और इधर की तरंगे क्या कहलाती हैं, इंफ्रारेड या अवरक्त। समझ में आई बात ना। इसको इंफ्रारेड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट। और ये बीच में क्या है, विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश है। समझ में आई बात ना। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, बैगनी। दृश्य में, दृश्य प्रकाश में सबसे कम बैगनी की होती है। और इससे भी कम अगर जाएंगे तो हमें कौन सी तरंग मिलेंगी, अल्ट्रा वायलेट तरंगे मिलेंगी। और इधर जाएंगे तो क्या मिलेंगी, इंफ्रारेड तरंगे मिलेंगी। समझ में आई बात ना। तो जो ये आदर्श कृष्णिका है, ये इंफ्रारेड के आसपास, जैसे मान लो यहाँ तक की जो तरंगे हैं, यहाँ तक को भी क्या कर लेती है, ये
अवशोषित कर लेती हैं, लेकिन अगर अधिक इंफ्रारेड है, अधिक औरक यानी कि और अधिक तरंग दैर्घ्य आ जाए, इसका और बड़ा तरंग दैर्घ्य आ जाए, तब उसको ये अवशोषित नहीं कर पाएंगी। लेकिन थोड़ी बहुत अगर रहेगी तो उनको क्या कर लेगी, ये अवशोषित कर लेगी। कौन? आदर्श कृष्णिका। समझ में आई बात ना? तो आदर्श कृष्णिका क्या है? सभी विजिबल प्रकाश को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और अगर बैगनी से बाहर जाए तो क्या कहलाएगा? अल्ट्रावायलेट। और रेड से बाहर जाए तो इंफ्रारेड कहलाएगा। और बीच का क्या कहलाता है? विजिबल या दृश्य प्रकाश कहलाता है। समझ में आई बात ना? तो इससे भी बाहर तरंगे रहती हैं, इससे भी बाहर तरंगे रहती हैं, लेकिन इनको हमारी आंखें सेंस नहीं कर पाती हैं। ठीक, अब उसके नीचे लिखना, आदर्श कृष्णिका के लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता अवशोषण क्षमता किससे दिखा रहे थे? ए से। ए बराबर 1 होता है। अब बताओ अवशोषण क्षमता क्या थी? अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा, अवशोषित और आपतित। तो जितनी आपतित हुई सभी तो अवशोषित हो गई, यानी जितनी आपतित उतनी अवशोषित, यानी दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों बराबर हो तो कट जाएंगे, क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए ए का मान क्या? 1 है। यानी कि आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता का मान कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है ये तो आपको पता चल गया। समझ में आ गई बात ना? तो और बताओ, अगर आदर्श कृष्णिका नहीं है तो उसका मान 1 से अधिक होगा कि 1 से अधिक कम होगा? 1 से अधिक होगा। बताओ, अगर मान लो ये है, इसकी अवशोषण क्षमता निकालें तो 1 से अधिक होगा कि 1 से कम होगा? देखो यहाँ पे, सुनो सुनो, अवशोषण क्षमता आदर्श कृष्णिका की सबसे अधिक होती है, ठीक है ना? और अवशोषण क्षमता के बराबर आपतित हो रही, यानी जितनी आपतित दिए सब वो लेकर बैठ गया, कुछ भी दिया नहीं, ठीक है ना? और जैसे मान लो आपको 100 रुपये दिए और आप 100 रुपये लेकर बैठ गए एकदम से, टस से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है? तो आप पूरा अवशोषित कर लिए। लेकिन अगर 100 रुपये दिए आपको तो किसी को लिवा के गए, चलो अच्छा 2 समोसा तुमको खिला दे रहे हैं और 1 घाटी खिला दे रहे हैं और फुल्की उल्की भी खिला देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? उत्सर्जित हो गई कुछ ऊर्जा, कुछ पैसा उत्सर्जित हो गया। कुल अवशोषित नहीं किया ना वो, लेकिन कुछ ठगबाज होते हैं जो लेकर सब बैठ जाएंगे। तो वही ठगबाज है जो पूरा पूरा लेकर के बैठ जाए, तो आदर्श कृष्णिका है तो अवशोषित यानी जितनी दी है उसको पूरा लेकर बैठ गया, तो इसलिए इसका क्या हो गया? 1 हो गया। लेकिन अगर आदर्श नहीं है तो कुछ न कुछ खर्चा करेगा वो, कुछ पार्टी करेगा वो, तो अगर कुछ पार्टी करेगा तो कुल अवशोषित नहीं कर पाएगा वो, कुछ न कुछ दे देगा। तो यानी अगर यहाँ पे मान लो अगर 100 रुपया मिला, इसको 100 रुपये दिया गया, यानी आपतित कितने हुए? 100 रुपये दिए गए और ये मान लो कि 10 रुपये खर्चा कर दिया, 10 रुपये में पार्टी कर लिया अपना, तो कितना बचा इसके पास? 90। तो 90/100, तो 1 से कम आएगा ना 0.9। तो इसलिए इसके पार्टी में खर्च हो गए, यानी कि ये पूरा पूरा अवशोषित नहीं कर पाया, इसलिए इसका मान 1 से क्या होगा? कम होगा। यानी कि अवशोषण क्षमता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। अवशोषण क्षमता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। और किसके लिए होता है? किसके लिए? आदर्श कृष्णिका के लिए। आदर्श कृष्णिका कौन कौन होते हैं? काजल और प्लेटिनम की कालिक। समझ में आ गई बात ना? ये क्या होते हैं? आदर्श कृष्णिका होते हैं। आदर्श कृष्णिका के लिए ए का मान 1 होता है, और अगर कोई दूसरी बॉडी लेंगे तो उसका मान 1 से क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गई बात ना? तो अब हेडिंग डालोगे आप लोग, विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम,
हाँ, किरचॉफ का नियम दो है यहाँ पे। एक जो है इलेक्ट्रिकल में आप जाओगे उसमें दो नियम है आपके। एक धारा का नियम है, मतलब किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और किसी लूप में सभी विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये दोनों दो नियम है, ठीक है ना। वो तो किरचॉफ के अलग नियम है, लेकिन यहाँ पे अलग नियम है, ठीक है ना। यहाँ पे उष्मा में है और उष्मा से संबंधित है। तो पहले लिख लो, हेडिंग हो गई विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए प्रत्येक वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है जो उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कई तरंगदैर्घ्य की तरंगें आ रही हैं, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की, और उस पूरे समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कई तरंगें आ रही हैं अलग अलग प्रकार की, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर, ठीक है ना, स्थिर ताप पर किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए उत्सर्जित स्पेक्ट्रम विकिरण की मात्रा और अवशोषित स्पेक्ट्रम विकिरण की मात्रा का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, और ये किसके बराबर होता है, आदर्श कृष्णिका के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इसको और अच्छे से कल बताएंगे, ठीक है ना।